वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जी स्टूडेंट। आज मैं बात करूंगा जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के सेकेंड पेपर की। सेकेंड पेपर जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अभी होने वाला है, अनाउंस नहीं हुआ है, उसका डेट नहीं आया है कब होगा, लेकिन आप तैयारी में लगे रहिए। आपको प्रतिदिन पैसेज लिखना है और ऐसे लिखना है, उसको पैसेज को ट्रांसलेट करना है। ये स्टूडेंट जैसा कि जहाँ आप जानते हैं कि 4 क्वेश्चन हमारा पूछता ही है, 2 क्वेश्चन ट्रांसलेशन रहेगा, 2 क्वेश्चन हमारा ऐसे रहेगा, एक हिंदी का एक इंग्लिश का। उसी प्रकार ट्रांसलेशन में भी एक हिंदी एक इंग्लिश में। तो आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश पैसेज को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करें, जो कि हमारे समय को कैसे बचाए, हमको अपने समय को कैसे बचाना है और कैसे अपना अच्छा रणनीति बना के हमें अच्छे इसको करने हैं। तो भैया एक बात जान लो कि किसी भी पैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए आपको 2 चीजों की आवश्यकता होती है, भावानुवाद, शब्दानुवाद। ठीक है, एक होता है शारा अनुवाद भी होता है। शारा अनुवाद जो होता है न्यूज़पेपर के लिए होता है डियर स्टूडेंट, लेकिन जो भावानुवाद होता है हर फील्ड के लिए होता है। चलिए समझते हैं। देखिए एक पैसेज दिया हुआ है, ऐसे ही एग्जाम में आपका पैसेज दिया रहेगा डियर स्टूडेंट, और उसको उसी के नीचे वो क्या किया रहेगा, ऐसे इस तरह से ऐसे लाइन दिया रहेगा, ऐसे ऐसे मैंने बनाया रहेगा। ठीक है, और क्या करना होगा कि हिंदी में इसको ट्रांसलेट करना होगा। क्या करना होगा, हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा। ये जो हमारा एक पैसेज होता है वो एक किसी एक पैसेज पे आधारित है। ऐसा नहीं कि दूसरे आधा पैसेज किसी और के बारे में, आधा पैसेज किसी और के बारे में, ऐसा नहीं है। इस जब पैसेज एक पे आधारित होगा डियर स्टूडेंट, तो हमको एक चीज अनुवाद करने में, एक चीज की ये आसानी होगी तो तुरंत झट से भावानुवाद कर लेंगे। कभी भी आपको शब्दानुवाद नहीं करना है। अगर शब्दानुवाद करेंगे तो आप टाइम टेकिंग ले लेंगे, समय बहुत ज्यादा लगा देंगे। चलिए समझते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि थ्रू द लॉन्ग लोनली ईयर्स ऑफ माई चाइल्डहुड व्हेन माई मदर्स पैलेस सीम टू टाइटन इट्स ग्रिप अराउंड मी अंटिल आई कुडंट ब्रीथ। देखिए डियर स्टूडेंट एक चीज समझिए, ये जो पैसेज है इसको एक बार आप पढ़ लेना है। जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको कैसे इसका ट्रांसलेट करना है आपको मैं बताऊंगा। एक बार इसको मान लीजिए, चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। थ्रू द लॉन्ग लवली ईयर्स ऑफ माई चाइल्डहुड व्हेन माई फादर पैलेस सीम टू टाइटन इट्स ग्रिप अराउंड माई अंटिल आई कुडंट ब्रीथ आई would go to my nurse and ask for a story, and though she knew many wonders and edified tales, the one I made her tell me over and over was the story of my birth। ये स्टूडेंट देखिए, पढ़ूंगा थोड़ा वीडियो भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको मन में पढ़ना है, ऐसे बोल के पढ़ेंगे दिमाग में नहीं समझ में आएगा। जब आप मन में पढ़ेंगे तो चीज समझ में आएंगे। तो इसको एक बार पढ़ना है, तुरंत झटाक से क्या करना है, तुरंत भावानुवाद कर लेना है। चलिए बताता हूँ। Through the long lonely years of my childhood, when my father's palace seemed to tighten its grip around me until I couldn't breathe। अब इसको क्या करना है, आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। देखिए मैंने बता दिया कि लॉन्ग मतलब लंबे हो गए, लॉन्ग मतलब अकेला या एकाकी हो गया, टाइटन इट्स ग्रिप मतलब अपने पकड़ कसना, couldn't breathe सांस नहीं ले पाना। अब ये थ्रू मतलब से होता है, द लॉन्ग मतलब लंबे से, करा लंबे समय से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब लंबे से, वे लंबे। देखिए आप कैसे इसको निकालेंगे कि लंबे से अकेला, मेरे बचपन का कैसे लिखाएंगे, मेरे बचपन का अकेला जो साल थे जब मैं पिता के पैलेस में, ऐसा मालूम पड़ता था कि पिता का जो पैलेस है अपनी गिरफ्त मुझे टाइटन पकड़ी हुई है मुझे चारों तरफ, जब तक कि मैं सांस नहीं ले सकता था। तो इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे तो कहेंगे रे यार क्या हो रहा है, ट्रांसलेट कैसे करे। तो इसको भावानुवाद करिए इस तरह के कि मेरे बचपन के वे लंबे और अकेलेपन से भरे साल। अब यहाँ पे भरे देखिए भरे दिया हुआ है, इसमें भरे कहीं दिया ही नहीं है, कहेंगे सर भरे से कहाँ से आए। कुछ चीजें आपको भावानुवाद में भाव लाकर उसे कंप्लीट करना है। जब पिता का महल मुझे इस तरह चारों ओर से जकड़े रहता था कि मैं घुटने लगता था। यहाँ पे ब्रीथ मतलब सांस लेना, मतलब घुटना, घुटन टाइप का हो रहा था, सांस भी नहीं ले सकता था, मैं घुट रहा था। बात को समझिए। आई वुड गो टू माई नर्स एंड आस्क फॉर स्टोरी। ठीक है, अब यहाँ पे कहेंगे कि मैं अपने नर्स के पास जाऊंगा, मतलब मैं अपने दादी, नर्स का मतलब क्या होता है, दाई माँ या दाई, मैं दाई माँ के पास जाऊंगा और उनसे एक स्टोरी पूछूंगा या उनसे मांगूंगा। इस तरह का सेंटेंस बनाए तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। क्या करेंगे, मैं अपनी दाई माँ के पास चला जाता और उनसे कोई कहानी सुनाने की जिद करता। अब यहाँ पे उठ का प्रयोग हुआ है थोड़ा 5 पे शो करने के लिए। ठीक है, अब सेकेंड देखिए, एंड दो सी न्यू मेनी वंडर्स एंड आई एडिफाइंग टेल्स, द वन मे टेल मी ओवर एंड ओवर वाज द स्टोरी ऑफ माय बर्थ। देखिए वंडर्स यहाँ पे मैंने बता दिया, वंडर्स अद्भुत होता है, एडिफाइंग तो शिक्षाप्रद होता है, ओवर एंड ओवर का मतलब होता है बार बार।
ठीक है। अब इसका अगर सब भावानुवाद करिए, शब्दानुवाद करिए, एंड और यद्यपि वह बहुत सी अद्भुत और शिक्षाप्रद कहानियां जानती थी, ठीक है, लेकिन द वन का मतलब यहाँ पे क्या है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे द वन का मतलब है लेकिन एक ऐसी मतलब कहानी थी जो वो मुझे क्या करती थी, सुनाती थी बार बार मेरे बर्थ के स्टोरी के बारे में। अब यहाँ पे थोड़ा सा शब्दानुवाद हो गया, लेकिन अब हर जगह शब्दानुवाद नहीं करेंगे, भावानुवाद आप देखेंगे तो और अच्छा होगा कि उनके पास अनगिनत अद्भुत और शिक्षाप्रद कहानियां थी। अब देखो अनगिनत, अब यहाँ पे हमने क्या किया, बहुत हमने कर दिया शब्दानुवाद में, लेकिन भावानुवाद किया तो मैंने क्या निकला उसका मतलब, उनके पास अनगिनत अद्भुत और शिक्षाप्रद कहानियां थी। लेकिन अब द वन, अब देखिए यहाँ पे लेकिन बट कहीं नहीं आया, लेकिन यहाँ पे क्या यूज कर दिया, लेकिन द वन, क्यों, क्योंकि वो भाव को समझ रहा था कि लेकिन एक ऐसी कहानी थी, मन एक कहानी ऐसी थी जो मैं बार बार उससे बस अपने जन्म की कहानी ही सुनना चाहता था, मतलब वो सुनाती थी, कौन सी कहानी सुनाती थी, उसके जन्म का, ठीक है। अब यहाँ पे उसने क्या कर दिया, लेकिन मैं बार बार उनसे बस अपने जन्म की कहानी ही सुनना चाहता था, ठीक है। मैं मतलब कि उनसे कहता था आई मेड, देखिए ये जो हमारा यूज है मेक का यूज है कॉस्टिव वर्ब में, ठीक है, जो कॉस्टिव वर्ब होता है में प्लस V1, जैसे सुलाता है बुलाता है, ठीक है, मैं उनसे सुनवाता था वो, ठीक है। अब तीसरा देखिए, कह रहा है कि आई लाइक इट सो मच बिकॉज इट मेड मी फील स्पेशल एंड इन दोज डेज देयर वाज लिटिल एल्स इन माय लाइफ दैट। अब कहेंगे कि मैं सोचता हूँ कि मैं इसे पसंद करता, मैं इतना पसंद करता था इसको कि क्योंकि इट मेड मी फील स्पेशल, यह मुझे क्या करता था, स्पेशल बना देता था। एंड इन दोज डे, उन दिनों, देयर वाज अ लिटिल एस, कुछ और भी थोड़ा कुछ और था मेरे जीवन में जो मैंने किया। अब इसको चलिए भावानुवाद समझते हैं कि शायद मुझे वह इसलिए बहुत प्रिय थी क्योंकि वह मुझे विशेष महसूस कराती थी, ठीक है, और उन दिनों मेरे जीवन में ऐसा बहुत कम था जो मुझे विशेष महसूस कराया। देखिए कितना अंतर आ रहा है, जैसे मतलब खास महसूस कर दे और लिटिल तो और बहुत कम चीजें, ठीक है। कह रहा है कि परहैप्स टाइम आर रियलाइज दिस, शायद देखिए परहैप्स टाइम आर रियलाइज दिस, शायद दाइमा यह बात समझती थी, रियलाइज तो समझना होता है, जानना होता है। अब परहैप्स दैट वाज व्हाई शी एग्रीड टू माय डिमांड्स इवन दो वी both knew I should be using my time more fully in ways more befitting the daughter of King Drupad, ruler of Panchal, one of the richest kingdoms in the continent of भारत। देखिए जो हमारा डियर स्टूडेंट्स ये जो पैसेज होता है शुरुआत थोड़ा टफ होता है, लास्ट में क्या आ जाता है थोड़ा आसान कर देता है, ठीक है। अब करें परहैप्स दाइमा रियलाइज, शायद दाइमा यह बात समझती थी। अब आप इसको अनुवाद क्या करते हैं कि शायद दाइमा यह रियलाइज मतलब जानती थी या जानती थी, ऐसे लिखते हैं आप, लेकिन यहाँ भी क्या कि शायद दाइमा यह बात समझती थी। परहैप्स दैट वाज व्हाई, कह रहा है कि शायद यही कारण था ना, यही होना चाहिए ना, शायद इसी कारण वे, मतलब वे को आप हमेशा वह लिखते, यहाँ पे इसने क्या लिख दिया, वे, वह मेरी डिमांड्स मतलब मेरी जिद मान लेती थी। एक बात यहाँ खत्म हो गया। इवन दो, भले ही, इवन दो मतलब क्या हो गया, भले ही हम दोनों जानते थे, वी बोथ, हम दोनों जानते थे कि, देखिए यहाँ पे दैट आ गया है, ठीक है, कि मुझे आई शुड बी यूजिंग माई टाइम मोर गेनफुली, मुझे अपना समय कुछ अधिक सार्थक कार्यों में लगाना चाहिए। देखिए कितना अच्छा इसने अनुवाद किया है, लगाना चाहिए। अब बी यूजिंग देखिए आप घबरा जाएंगे, सर यार कहेंगे यार वो क्या रहा है, ठीक है, तो लगाना चाहिए, जैसा कि पांचाल के राजा द्रुपद की पुत्री होने के नाते शोभा देता, जो भारत महाद्वीप के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक शासक थे। अब इसका शब्दानुवाद आप करके देखिए कितना कठिन होगा। शब्दानुवाद करेंगे तो भैया बहुत क्या करेंगे, बहुत खतरनाक करेंगे आप लोग। मुझे पता है कि परहैप्स दैट, शायद दैट वाज व्हाई, यही कारण है वह मेरे बातों को, मेरे चीजों को, मेरे जिद को मान जाती थी। इवन तो भले ही हम दोनों जानते थे। अब यहाँ पे दैट खा गया, अब आप क्या जोड़ेंगे पता नहीं, आपको
जब तक पिछला लाइन आपको नहीं पता चलेगा आप नहीं जोड़ पाएंगे। आई शुड बी यूजिंग माई टाइम मोर गेनफुल्ली। अब इसका तो कठिन हो गया ट्रांसलेट करना कि आई शुड बी, मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, गेनफुल्ली का मतलब होता है उपयोगी या सार्थक तरीके से ज्यादा से ज्यादा अपने समय को इस्तेमाल करना होना चाहिए। अब कहेंगे सर बी भी लगा, यूजिंग वुड भी लिखा हुआ है। वुड बी यूजिंग का मतलब डियर स्टूडेंट ये होता है कि मतलब कि किसी काम में मतलब कि चाहिए सेंस में होता है, बी के साथ लगा के हम किसी भी वर्ब क्या कर सकते हैं बिफोर में लिख देना चाहिए। बहुत से इसका मतलब निकल सकता है, ठीक है, बहुत से इसका मीनिंग निकलता है शुड बी यूजिंग। फिर उसके बाद आपको चीजों को समझिए। कह रहा है कि वो फिटिंग द डॉटर ऑफ किंग द्रुपद रूल ऑफ पंचायत। तो देखिए मैं ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं बस यही बताना चाहता हूँ देखिए भावानुवाद करने में ज्यादा फायदा है और आपका शब्दानुवाद करने में बिल्कुल भी फायदा नहीं है। अब देखिए द स्टोरी इंस्पायर्ड मी टू मेक अ फैंसी नेम्स फॉर माई सेल्फ ऑफ स्प्रिंग ऑफ वेंजेंस और द अनएक्सपेक्टेड वर्ड। उसकी कहानी ने मुझे अपनी कल्पना में खुद को भाव नाम देने के लिए प्रेरित किया, जैसे प्रतिशोध की संतान या अप्रत्याशित जन्मी। अब ये एक बात बताइए हमको, अगर इसको हम शब्दानुवाद करेंगे तो हमारा भाव निकलेगा? नहीं निकलेगा, अनर्थ हो जाएगा भाव का। ठीक है, द स्टोरी इंस्पायर्ड मी टू मेक अप फैंसी नेम्स ऑफ फॉर माई सेल्फ। कह रहा है कि जो स्टोरी है, ठीक है, जो स्टोरी है मुझे क्या करती है, इंस्पायर करती है। क्यों करती है, क्यों करती है कि अपने खुद के नाम को एक फैंसी बना दो। अब इसको देखिए यहाँ पे इसने कैसे लिखा है कि उस कहानी ने मुझे अपनी कल्पना में खुद को भव्य नाम देने के लिए प्रेरित किया। वाह, जैसे प्रतिशोध की संतान, ठीक है। इंस्पायर मतलब प्रेरित किया, मेकअप मतलब करना होता है, बनाना होता है, फैंसी ने मतलब भव्य नाम, ठीक है। और वेंजेंस मतलब प्रतिशोध होता है, अनएक्सपेक्टेड मतलब अप्रत्याशित, ठीक है। अब देखिए तरह की बट दाई माँ pooped out her cheeks at my tendency to drama, calling me the girl who wasn't invited। अब ये कह रहा है कि लेकिन जो दाई माँ मेरे इस नाटकीय स्वभाव पर हंस पड़ती और मुझे चिढ़ाकर कहती वो लड़की जिससे बुलाया ही नहीं गया, वो लड़की जिससे बुलाया ही नहीं गया। अब देखिए पुफ आउट हर चीज मतलब गाल फुलाकर हंसना। पुफ का मतलब क्या होता है, गाल हंसना। इनवाइट मतलब बुलाया गया या बुलाना, ठीक है। ये लास्ट देखिए कि who knows perhaps she was more accurate than I। कौन जाने, who knows। अब नो knows आप क्या करते हैं, कौन जाने नहीं लिखते, आप क्या लिखते हैं, कौन जानता है, ये लिखते हैं आप, कौन जानता है शायद वह मुझसे क्या हो, मुझसे ज्यादा अधिक सही थी, मतलब मुझसे ज्यादा सही, एक्यूरेट, सही, ठीक, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस हमको बनाना है डियर स्टूडेंट। तो आपको परेशान नहीं होना है। दिस विंटर आफ्टरनून सिटिंग क्रॉस लेग्ड इन द meager sunlight that managed to find its way through my sleep of a window, she said। उस सर्द दोपहर जब मैं अपनी खिड़की से छन कर आती मध्यम धूप में पद्मासन लगाए बैठी थी, उन्होंने कहा। देखिए मैंने सब चीजें आपको बताया है डियर स्टूडेंट। भावानुवाद का शब्दानुवाद करना ही नहीं, फंस जाएंगे। देख लीजिए शब्द भी लिखा है, आप कोशिश करिएगा कि हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है आपसे, ठीक है। और लास्ट ये है कि व्हेन योर ब्रदर स्टेप्ड आउट ऑफ द sacrificial fire unto the cold stone slabs of the palace hall, the assemble cried out in amazement। अब बताइए इसको करके दिखाइए जरा, तो कमेंट में बताइए कि हम क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं। हमको भावानुवाद सर कैसे होगा, कैसे नहीं समझ में आएगा, तो उसको भावानुवाद करके देखिए। तो कह रहा है कि जब तुम्हारा भाई यज्ञाग्नि से निकलकर महल की शीतल पत्थर की फर्श पर कदम रख रहा था, तो वहां उपस्थित सभी लोग विस्मय से चिल्ला उठे थे। इस तरह से बनाना भैया, इस तरह से आपको ट्रांसलेट करना है। नहीं, अगर इस तरह से ट्रांसलेट नहीं करेंगे तो आप गए, फिर हमसे मत कहिएगा कि सर नहीं हुआ।